जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 12 बोर्ड के एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये सीरीज़ को चला रहे थे, जिसमें हमने मैथ सब्जेक्ट को पहले ही स्टार्ट किया था। उसमें से हमने मेंसुरेशन चैप्टर को पहले कंप्लीट किया, उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। फिर हमारा अगला चैप्टर था सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर। उसमें 3 पार्ट थे। फर्स्ट चैप्टर को अपन कल पढ़ रहे थे, अब इसमें हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। 1, 2, 3 क्लास में वो थ्योरी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट है उसमें मैं लगातार देख रहा हूँ कि उसमें लगातार थ्योरी वाले पार्ट से ही क्वेश्चन बना रहा है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसके टाइप्स कितने होते हैं, मेथड क्या होती है, या डिफरेंस है, मतलब टाइप जो उसके टाइप्स होते हैं उनके बीच के क्या डिफरेंस है, उसके बारे में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम पहले इसके थ्योरी पार्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जैसे मैथमेटिकल पार्ट्स आएगा उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि सब आप बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी आपका बचा हुआ है 12th बोर्ड की तैयारी के लिए, आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो अभी का 2-3 महीने जो भी बचे हुए हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छे से लग जाइए। अभी का ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम कम है, इतने भी कम समय पे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको बस लगातार मतलब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप इत्मीनान से पढ़िए, अभी भी 2-2.5 महीना में ऐसा नहीं है, बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छे से हो सकती है, बस आपको सही से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में जान लिया था, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसकी अलग अलग जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, उसके बारे में बात हमने कर लिया था। ठीक है, ये सब हमने बात किया था कल कि कैसे यूज हुआ, कब किसने अकेनवाल जो थे उनके फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों कहलाए थे, अलग अलग जो मैथमेटिशियन थे उनके अनुसार या साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो भी स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा दी गई थी उसके बारे में हमने जाना। फिर आधुनिक परिभाषा जो मिली थी उसको देखे थे, इसका जो इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी है उसके बारे में जाने थे, अलग अलग फील्ड में कैसे इसका यूज होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। फिर हमने मेथड के बारे में बात किया था कि इसके स्टैटिस्टिक्स के मेथड कौन से हैं, कि मतलब कैसी विधियां अपनानी चाहिए कि आपको एक सीक्वेंस में आपको स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करो, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के आपने सॉल्व कर दिया। तो हमने बोला था कि पहले जो डाटा होगा उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। इस टाइप की हमने कल बहुत सारी मेथड के बारे में पढ़ा है। इसको आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा, जरूर आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज से हम देख लेते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमाएं या लिमिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। सीमा कहने का मतलब इसको जब आप सॉल्व करने जाओ स्टैटिस्टिक्स को, तो इसकी एक लिमिट्स होनी चाहिए कि हाँ इस लिमिट्स को आप क्रॉस ना करो। जैसे कि आपको बोला जाता है कि आप 12th पढ़ने के बाद ही कॉलेज जाओगे, तो ये आपके लिए लिमिट्स है कि आप जब तक 12th नहीं पढ़ोगे तब तक आप कॉलेज में एंट्री नहीं लोगे, उसकी सीमा है। इसी प्रकार सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ सीमा दी गई हैं, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। कि पहली सीमा ये बोलती है, पहली लिमिट से बोलती है कि सांख्यिकी विधियों से केवल उन्हीं तत्वों का अध्ययन किया जा सकता है जिन संख्याओं को व्यक्त किए जा सकते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किया जा सकते हैं। पहले ही बताया हूं कि कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रहण जो होता है, मतलब वो क्या कहलाता है, आपका स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो फिर आपको स्टैटिस्टिक्स के कोई डेफिनेशन नहीं बनेगी। इसलिए लिमिट्स होती है कि आपको यहाँ पास जो भी आपके डाटा हो उसको हम नंबर्स में डिनोट कर सकें, वही लिमिट होती है किसकी, सांख्यिकी की। इंग्लिश में देख लीजिए, स्टैटिस्टिकल मेथड can only study facts that can be expressed in numbers। नंबर्स में जिसको आप क्या करो, डिनोट कर सको, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। उसकी लिमिट्स होती है कि नंबर्स नहीं है तो फिर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगा। भाई डाटा कहाँ से लोगे आप, डाटे क्या लोगे, यही नहीं डाटा लोगे कि हाँ दिल्ली में इतना % पॉल्यूशन है, हमारे इस सिटी में इतना % पॉल्यूशन है। तो डाटा जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ही नहीं बनती, सांख्यिकी की कोई डेफिनेशन नहीं बनती है। ठीक है, दूसरा बोला है कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, जो सांख्यिकी होना चाहिए, उसकी डाटा एक ग्रुप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल करने का मतलब मैं बोला कि मेरी एज इतनी है, तो उससे कोई भी आपको स्टैटिस्टिक्स के मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप हमने बोल दिया कि हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, कुछ बच्चों का वेट इतना है, कुछ बच्चों का वेट इतना है, या कुछ की हाइट इतनी है, वो एक ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, ग्रुप डाटा से आप स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा या कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक लिमिट्स उतनी है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स जो होना चाहिए वो ग्रुप्स में होना चाहिए, जो डाटा एक ग्रुप्स में होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। तो सेकंड
लिमिट सही बोलती है कि सांख्यिकी के द्वारा तथ्यों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? समूहों का। ठीक है, सांख्यिकी द्वारा व्यक्तिगत या इंडिविजुअल इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में क्या लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ग्रुप्स ऑफ फैक्ट, इंडिविजुअल यूनिट्स कैन नॉट बी स्टडीड। इंडिविजुअल यूनिट्स कैन नॉट बी स्टडीड मतलब हम व्यक्तिगत जो इकाइयां होती हैं उसका अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, और थ्रो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मतलब जो ग्रुप्स के डाटा होंगे उसी का आप अध्ययन करोगे, बाकी जो आपको इंडिविजुअल डाटा होते हैं उसका स्टैटिस्टिक्स में कोई भी अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे आपका क्या दिया हुआ है। फिर एक तीसरी आपकी आती है कि सांख्यिकी के नियम गणित अथवा विज्ञान के नियमों की भांति पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। ठीक है, सत्य पूर्ण रूप से नहीं होते, अपितु वह केवल प्रवृत्ति को बताते हैं, मतलब 100% सत्य नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कुछ बच्चों का वजन, किसी का वजन 20 kg, किसी का वजन 50 kg, किसी का वजन 70 kg, किसी का वेट जो भी है XYZ, मैं बोलूं उनका मीन बताओ, एवरेज बताओ, तो एवरेज में क्या करोगे? सभी को बराबर कर दोगे, तो क्या वो डाटा सत्य है? नहीं है, क्योंकि किसी का वेट 30 kg होगा, किसी का वेट 40 kg होगा। बट हम जब आपको मीन बोलते हैं निकालने, तो आप क्या करते हो? सभी को बराबर कर देते हो, तो जिसका ज़्यादा होता है उससे कुछ वेट ले लेते हो और जिसका कम होता है उसको कुछ दे देते हो। तो यही बोल रहा है कि सांख्यिकी के नियम गणित अथवा विज्ञान के नियमों की भांति पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते, ट्रू नहीं होते, अपितु वह केवल प्रवृत्ति को बताते हैं। क्या लिखा हुआ? द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट एब्सोल्यूट लाइक द लॉज ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस, मतलब मैथमेटिक्स जैसे जो आपके प्रिंसिपल होते हैं उस तरह से ट्रू नहीं होते। दे लिखा दे मतलब इंडिकेट ट्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा अगला पॉइंट क्या है? सांख्यिकीय विधियों से तुलना करके अभीष्ट निष्कर्ष तभी निकाले जा सकते हैं जबकि आंकड़े सजाती हो। सजाती कहने का सेंस, अगर आपकी क्लास में सभी बच्चों का आप वेट ले रहे हो तो ऐसा नहीं कुछ बच्चों का वेट लेके कुछ बच्चों का हाइट ले लोगे, नहीं, ऐसा कोई भी टेबल नहीं बनेगी। अगर टेबल आप बना रहे हो, अगर टेबल बना रहे हो, मैंने बोला है क्लास 6 लिखे, क्लास 6 के स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट, आप क्लास 6 के स्टूडेंट का अगर वेट ले रहे हो, समझिएगा वेट ले रहे हो, तो इसी का डाटा लोगे, वेट का ही लोगे। ये नहीं कि आपने एक का वेट ले लिया फिर किसी का हाइट ले लिया, ऐसे नहीं। जो ग्रुप बनेगा सजाती डाटा से बनेगा, मतलब होमोजीनियस। देखो क्या लिखा है कि द डिजायर्ड कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम comparisons using statistical method only when the data are homogeneous। डाटा एक समान होने चाहिए। अब मैं बोला कि आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो अलग अलग सिटी का पॉल्यूशन का आप टेबल बना सकते हो। अब बात कर रहे हो इसका पॉल्यूशन का, फिर आपने दूसरा कोई टॉपिक ले लिया, करप्शन ले लिया, तो ऐसे नहीं बनते डाटा ना। डाटा क्या होना, सजाती होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लिमिट्स है, आपके लिमिट्स जरूर ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक्स की जो लिमिट है, सीमा है, इनको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, पूछता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं कि सांख्यिकी आंकड़ों के प्रकार, मतलब जो आपके सांख्यिकी आंकड़े हैं या तो काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। 2 प्रकार के हम प्रकार देखते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कहने का मतलब आप खुद जाके उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है, आप खुद जाके उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वो आप खुद कर रहे हो, वो होता है प्राइमरी डाटा। मतलब प्राथमिक आंकड़े जो खुद के द्वारा लिए गए हों, जो आपने खुद अपनी मेहनत, खुद अपना एफर्ट, खुद अपना माइंड लगाया, या उस जहां आपने उस डाटा को जिस जगह पे इकट्ठा किया वहां आप खुद गए, खुद जाके कलेक्ट किया, वो होता है प्राइमरी डाटा। अब एक होता है सेकेंडरी, जहां आप दूसरे सोर्स के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि स्टैटिस्टिक्स आंकड़े डाटा के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में डाटा खुद जाके कलेक्ट करना पड़ता है, सेकेंडरी में दूसरे सोर्स के माध्यम से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्राइमरी डाटा क्या बोलता है, वे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा, जो अन्वेषक का मतलब इन्विगेटर, मतलब जो खुद जांच करके उसको इकट्ठा करे, तो वे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति होती स्वयं प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है, द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ टू फुलफिल हिज
ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। सेकंड जैसे आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, जो मैं बताया हूं वही चीज लिखा हुआ है। वे आंकड़े जो मूल रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें आप खुद नहीं गए हो, किसी दूसरे के द्वारा दिए गए डाटा को सोर्स बनाए हो, उसका क्लासिफिकेशन और उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और उद्देश्य एकत्रित किए जाते हैं किंतु अपने विश्लेषण के लिए अन्वेषक द्वारा प्रयुक्त होते हैं। द्वितीयक या गौण डाटा आंकड़े कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलता है कि द डाटा विच आर ओरिजिनली कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन फॉर सम अदर पर्पज बट आर यूज द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज एनालिसिस फॉर आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। मतलब आपने दूसरे के डाटा को लिया, दूसरे माध्यम से या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जो आपको डाटा मिला उसको कलेक्ट किए और उसको क्या करें आप उसमें आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हो, मतलब वो दूसरे के डाटा हो। तो मतलब आपने उसको, उद्देश्य तो आपको यही है कि आपने उस डाटा के द्वारा जो भी रिजल्ट है निकालना है, बट वो डाटा आपका खुद नहीं है। सेकेंडरी में आपका खुद का डाटा नहीं होता, दूसरे के डाटा से आप उसका आप एनालिसिस करते हो, और प्राइमरी में आपका खुद का डाटा होता है, आप खुद उस पर काम करते हो, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स जरूर याद रखिएगा कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ अभी डेफिनेशन में पढ़े उसी चीज़ को अब देख लेते हैं। प्राइमरी डाटा और द्वितीयक डाटा क्या होते हैं। देखो, प्राथमिक डाटा क्या होते हैं, वे आंकड़े जो अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। वही बात किया हूँ कि प्राइमरी डाटा में, अब प्राथमिक आंकड़े में अन्वेषक या इन्वेस्टिगेटर स्वयं जाके उस डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक। द्वितीयक डाटा वे आंकड़े अन्वेषक द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते, अपितु अन्य व्यक्तियों द्वारा या एजेंसी द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। सेकंड देखिए, वे आंकड़े अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक होते हैं। नॉर्मल सी बात है कि उस पर आप ज्यादा भरोसा करोगे जो आपके द्वारा खुद किया गया हो। आपके द्वारा जो डाटा मिला हो उस पर आप ज्यादा भरोसा करोगे, ठीक है। मतलब स्वयं पे, अगर आपको स्वयं पे भरोसा होगा तभी तो आप दूसरे के ऊपर भरोसा करोगे, सही बात है। अगर मैं बोलूँ मेरे को खुद के ऊपर भरोसा नहीं, मैं दूसरे के ऊपर भरोसा क्यों करूं। तो जो अपने द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया है वो ज़्यादा विश्वसनीय या प्रासंगिक होता है, जबकि जो दूसरे के द्वारा उन्हें प्रयोग करने में अधिक सावधानी रखनी, देखो ठीक है। और इसमें क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा एकत्रित किए गए डाटा होते हैं, इनके प्रयोग में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। ये अधिक सावधानी क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि दूसरे के द्वारा डाटा मिला है, कुछ इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ इसमें एरर हो सकता है, झूठ का डाटा हो, मतलब उसमें सच्चाई ना हो। तो प्राथमिक डाटा में क्लियर श्योर रहते हो, क्योंकि आपके खुद के द्वारा डाटा नहीं लिया गया है तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, और जो दूसरे के द्वारा मिला है वो ज़्यादा क्लियर नहीं रहता, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इनका प्रयोग सुविधाजनक और सरल होता है। याद रखिएगा, इनका प्रयोग जो होता है सुविधाजनक होता है, ठीक है। इन्हें एकत्र करने में समय, धन और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, खर्च होता है। नॉर्मल सी बात है, आप खुद जाओगे तो आपके कुछ खर्चे होंगे, आपकी मेहनत लगेगी, आपका एफर्ट लगेगा, तो उसमें ज़्यादा खर्चे होते हैं। बोल सकते हो प्राइमरी डाटा में ज़्यादा खर्चे होते हैं, जबकि सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं है। इनमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, समय बहुत कम लगता है। इन आंकड़ों में कुछ आवश्यक सूचनाएं छूट भी सकती हैं। नॉर्मल सी बात है कि आप दूसरे को बोलोगे भैया, जैसे कि लेबर से काम कराते हो, आपने लेबर से काम कराया, भाई लेबर काम कर रहा है पैसे के बल पे, जितना पैसा दोगे उतना आपको अच्छा काम देगा। आप उसका सैलरी आपने कम कर दिया तो आपको पूरा प्रॉपर काम नहीं दे पाएगा भाई, जिस हिसाब से पैसा उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ये होता है सेकेंडरी डाटा, कि आपने जैसा पैसा दिया उसी तरह आपका काम हुआ। तो मतलब सेकेंडरी डाटा जो मिला हुआ है उसमें कुछ देखो, कुछ आवश्यक सूचनाएं भी छूट जाती हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरे के माध्यम से कलेक्ट नहीं किए गए, वो छूट जाती हैं, ठीक है। फिर अगला देते हैं प्राथमिक डाटा या प्राइमरी आंकड़े में वे आंकड़े जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। इनका उपयोग पहले भी ना जाने कितनी बार विभिन्न आवश्यकता हेतु किया जा सकता है। नॉर्मल सी बात है, दूसरे के सोर्स के माध्यम से लोगे तो उस सोर्स के द्वारा जो डाटा है किसी और ने भी यूज किया होगा, किसी और ने भी यूज किया होगा, आप भी कर रहे हो। लेकिन प्राइमरी डाटा आपका खुद का डाटा है, आप ही उसको पहली बार यूज कर रहे हो, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। इंग्लिश में भी वही चीजें लिखी हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जिसमें इन्वेस्टिगेटर होता है, अन्वेषक होता है, वो स्वयं होता है, ठीक है। These data are not collected by the investigator but are collected by some other person or agency, दूसरे एजेंसी या पर्सन के द्वारा
जो डाटा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देखता है कि दीज डाटा आर मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट, मतलब ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ज़्यादा मतलब विश्वसनीय रहते हैं, प्रासंगिक होते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलता है, ग्रेटर कॉशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग देम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज, मतलब इनको आसानी से आप यूज भी कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिसिंग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है मिसिंग हो जाती है, दूसरे के द्वारा जो डाटा मिला है उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं आपकी, ठीक है। दे रिक्वायर टाइम, मनी एंड एनर्जी, मतलब इसमें आपका मनी एनर्जी या तो मनी एनर्जी एंड खर्च होगी, बट इसमें ऐसा नहीं है। दे टेक रिलायबिलिटी लिटिल टाइम, क्या लिखा हुआ है कि मतलब इसमें आपका समय बहुत कम लगता है। नॉर्मल सी बात है कि जब दूसरे के द्वारा आपने डाटा मिला, उसको कलेक्ट किए, उसमें आपने जो भी अपना टारगेट है उसको कंप्लीट कर लिया, बट दूसरे के डाटा में कुछ इंफॉर्मेशन भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। दीज डाटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पहली बार जो डाटा आपके द्वारा स्वयं के द्वारा लिया गया हो वो प्राइमरी डाटा होता है। इसमें क्या होता है, दे हैव यूज्ड काउंटलेस टाइम बिफोर फॉर वेरियस पर्पज, मतलब बहुत लोगों ने इसका यूज कर चुका है अपने अपने कामों के लिए, उसी डाटा को आप भी यूज कर रहे हो, कि क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, ये डिफरेंस 4 मार्क्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आंकड़े संग्रहण करने की विधियां, मतलब आपने जो डाटा को कलेक्शन किया है उसके जो मेथड होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि डाटा कैसे कैसे एकत्रित किया जाता है। वही चीज़ है जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पढ़े, उसमें भी वही जो चीज़ें होगी कि इसमें एक में आप स्वयं जाओगे और एक में दूसरे के माध्यम से लिखोगे। तो देखो पहला क्या है, प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अन्वेषण, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस विधि के द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में अन्वेषक स्वयं स्थान पर उपस्थित होकर उन व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिनके विषय में सूचनाएं प्राप्त करनी है। अब पूछा जाए कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उनका डाटा मैं जितना अच्छे से बता सकता हूँ, क्या दूसरा बता सकता है? नहीं बता सकता। मैं एक एक का नाम बता सकता हूँ, एक एक की क्वालिटी बता सकता हूँ, कौन पढ़ने में कैसा है, बट अगर अदर पर्सन को बुलाओगे तो ये सब चीज़ें नहीं बता पाएगा। तो जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत होता है, मतलब जो डायरेक्ट पर्सनल, डायरेक्ट मैं सामने से, मतलब डायरेक्ट होता है जिसमें मैं स्वयं जाके सामने से पूछ सकूं। मैं कहीं किसी ऑफिस का आपको डाटा कलेक्ट करना है, दूसरे के माध्यम से रहेगा, नो डाउट कुछ चीज़ें छूट जाएंगे, बट आप स्वयं जाओगे, देखोगे हाँ इतने एम्प्लॉयमेंट है इसमें, मतलब ऐसे वर्कर काम कर रहे हैं, हर चीज़ें वहाँ आप खुद भी वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो प्रत्यक्ष डाटा होता है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन कलेक्टिंग डाटा थ्रू हिज मेथड द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज प्रेजेंट, मतलब इन्वेस्टिगेटर जो होगा स्वयं वहाँ उपस्थित होता है एट द प्लेस एंड कम्स इज कॉन्टेक्ट विथ दोज पर्सन्स अबाउट हुम इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। स्वयं जाके इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसके देखो इसके क्वालिटी क्या होती है, कुछ क्वालिटी भी होंगी, कुछ इसके दोष या तो डिसएडवांटेज भी होगा। क्वालिटी कहने का मतलब देखो इसमें आपको डाटा बहुत अच्छे से मिला, क्लियर डाटा मिला, ठीक है। और इसमें अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो आपकी एनर्जी लगी, आपका पैसा खर्च हुआ, ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहले इसके गुण की बात करते हैं। यह विधि सीमित क्षेत्र वाले अन्वेषण में बहुत उपयोगी, कहने का मतलब आप तो अगर मैं बोलूं कि पूरे स्टेट का आप क्या करो, कुछ डाटा किसी सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में या टॉपिक्स में आप पूरा डाटा एकत्रित करो, तो क्या अकेले कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। लेकिन एक लिमिट बोल दूं कि इस ऑफिस में जाके इस ऑफिस का पूरा डाटा लाओ, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान काम रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और दूसरा क्या, इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप खुद उस डाटा को ला रहे हैं तो विश्वसनीय रहेगा ही, वो तो विश्वास नहीं रहेगा, खुद आपने डाटा को कलेक्ट किया है। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों की जांच आसानी से की जा सकती है, मतलब जो आंकड़े हैं, आपको जो आपने आंकड़े कलेक्ट किए हैं उनकी जांच बहुत आसानी से, इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। क्या लिखा है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन रिसर्च इन्वॉल्विंग लिमिटेड एरिया, क्योंकि ये एक लिमिट एरिया के लिए बहुत अच्छा होता है।
द डाटा ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। देखो एक्यूरेट रहता है और रिलायबल रहता है, कहने का मतलब विश्वसनीय होता है और क्या होता है, शुद्ध होता है। द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड कैन बी इजिली वेरीफाइड, मतलब इसको आसानी से सरल तरीके से आप उसको वेरीफाइड कर सकते हो क्योंकि आपने स्वयं गया वहाँ पर डाटा को एकत्रित करने। ठीक है, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं डिसएडवांटेज या दोष क्या होते हैं। इसमें व्यक्तिगत अविनति की संभावना रहती है, मतलब जैसे कि आपने सोचा, आपने मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप अपने हिसाब से उसको डाटा को लिखते हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि वो आपके पक्ष में होती हैं जो गलत भी हैं लेकिन वो आपके पक्ष में चली जाती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत अविनति, जिससे परिणाम में अशुद्धि का भय रहता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विच कैन लीड टू इनएक्यूरेसी इन द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में थोड़ी सी एरर होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, दूसरा है विस्तृत क्षेत्र वाले अन्वेषण में आंकड़ों को संग्रहण में धन, समय और परिश्रम लगता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप जाओगे आपकी गाड़ी का खर्चा रहेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपका टाइम लगेगा। तो यही चीज़ लिखा है कि इन ए लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन कलेक्टिंग डाटा रिक्वायर्स कॉन्सिडरेबल मनी, टाइम एंड एफर्ट। सभी चीज़ें आपकी खर्च होती हैं, आपके डिसएडवांटेज है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछा है आपको, जब प्रीवियस ईयर इसमें दिखाऊंगा तो आप जरूर देखेंगे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार या पिछले उसमें पूछा गया है। ठीक है, और देखते हैं क्या चीज़ है आगे। चलो आगे दिया हुआ है कि परोक्ष मौखिक, एक हमने पढ़ लिया जो प्रत्यक्ष होता है जिसमें आप डायरेक्ट जाके आप डाटा को एकत्रित किए, एक होता है परोक्ष मौखिक अन्वेषण। जब अन्वेषक द्वारा क्षेत्र विस्तृत होता है, जब बड़ा क्षेत्र हो जाए, बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र में बोला इस पूरे स्टेट के एग्रीकल्चर का डाटा एकत्रित करना है, वो आपके लिए आसान नहीं, आप अकेले उसको नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो विस्तृत क्षेत्रों तथा अन्वेषक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं देने वाले के संपर्क में आकर आंकड़े एकत्रित कर सके। तो ऐसी दशा में वह इस विधि द्वारा ऐसे व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करता है जो परोक्ष रूप से सूचना देने वालों के संपर्क में आते हैं। नॉर्मल सी बात है। फिर आप क्या करोगे, अलग अलग फिर डिपार्टमेंट बांटा जाता है, अलग अलग उसमें फिर अधिकारियों को बोला जाता है कि भैया आप इस क्षेत्र का आप डाटा लाओ, आप इस एरिया का डाटा लाओ। तो उसके लिए फिर आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं परोक्ष मौखिक अन्वेषण। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं होता इसमें, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन विच वेन द एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज वाइड एंड इट इज नॉट, जब वाइड रहे तो लंबा या चौड़ा आपका क्षेत्र रहे, इज नॉट पॉसिबल फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट डाटा बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द इंफॉर्मेशंस डायरेक्टली, मतलब आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। देन इन सच ए सिचुएशन he obtained information from such persons through this method who indirectly come in contact with those providing information, जो दूसरे के द्वारा फिर आपको प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन, मतलब जो वहाँ उपस्थित हों। जैसे कि मैं एक क्षेत्र में इस अधिकारी को बोल दिया भैया आप इस एरिया का आप डाटा दो, उस अधिकारी को बोला उस एरिया का डाटा दो, फिर उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट डाटा होते हैं, इसमें आप डायरेक्ट वहाँ पास आप नहीं गए हैं, दूसरे के माध्यम से किए हैं। तो इसमें होता है कि अशुद्धि भी रहने की संभावना होती है कि दूसरे के माध्यम से जो डाटा आ रहा है उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि, एरर भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्या है, इसके भी देखो कुछ क्वालिटी होती हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। क्वालिटी क्या क्या होती हैं देख लो, पहले इसके क्वालिटी देखते हैं। इसमें समय, धन, परिश्रम अपेक्षाकृत कम लगता है। नॉर्मल सी बात है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप बैठे बैठे डाटा को एकत्रित कर रहे हो, तो आपका टाइम बच रहा है, आपके खर्चे भी बच रहे हैं। ठीक है, अन्वेषक के व्यक्तिगत अविनति के प्रभाव में आने की संभावना नहीं होती। नॉर्मल से बात है कि अलग अलग माध्यम से जो डाटा आ रहे हैं तो आपका स्वयं को उसमें एफर्ट नहीं होता कि आपके द्वारा सोचा गया कि सच है कि नहीं है, वो दूसरों का डाटा है तो उसको आपको सही मान के ही चलना पड़ता है। ठीक है, इसमें विषय जानकारों के सुझावों का लाभ प्राप्त होता है। नॉर्मल सी बात है, एक टॉपिक्स मैं उठाऊं, जैसे कि सांख्यिकी को उठाऊं तो 4 लोग से पूछूं 4 टाइप्स की परिभाषा आएंगी। जैसे कि अभी पढ़ रहे थे कि जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग टाइप्स की दिया हुआ है, तो उससे आपको क्या मिलता है कि अलग अलग सुझाव मिलते हैं, प्लानिंग अलग अलग मिल जाती है, ईजी तरीके मिल जाते हैं, क्योंकि 4 लोग का दिमाग लगता है, 4 लोग डाटा अपने हिसाब से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एडवांटेज इंग्लिश में देख लो क्या लिखा, इट रिक्वायर्स रिलेटिवली लिटिल टाइम, मनी एंड एफर्ट। ठीक है, रिसर्चर्स आर लेस likely to be
इन्फ्लुएंस्ड एंड बाई पर्सनल बियस, ठीक है। और दूसरा अगला क्या है, इट बेनिफिट्स फ्रॉम सजेशंस फॉर एक्सपर्ट, ठीक है। मतलब जो अलग अलग, देखो बेनिफिट सही होता है कि अलग अलग लोगों का सजेशन आपको मिल जाता है कि कोई ये सजेस्ट कर रहा है ऐसा करो, कोई ये सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा करो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखो वर्गीकरण की विधियां, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कैसे कैसे आप डाटा को क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड करते हो, अलग अलग उसमें डिवाइड करते हो, ठीक है। देखो पहले गुणों के आधार पर, दो इसमें होता है, दो होते हैं, एक गुणों के अनुसार करते हैं, एक वर्ग अंतराल के आधार पर करते हैं। गुणों के आधार के मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, इसको थोड़ा समझिएगा, इस विधि के अंतर्गत एकत्रित किए गए आंकड़ों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को सरल या द्विभाजी वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट, अंडर दिस मेथड द कलेक्टेड डाटा इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड सिंपल एंड, फिर क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, मतलब दो भागों में जिसको क्लासिफिकेशन करें, जिसको क्या बोलते हैं, द्विभाजी वर्गीकरण। याद रखिएगा द्विभाजी वर्गीकरण। जैसे कि मैं एक डाटा बोलूं, उस डाटा को थोड़ा सा आप समझिएगा कि मैं बोलूं कि भारत की जनसंख्या है, समझिएगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या, मान लो भारत की जनसंख्या है, ठीक है। मैं इनको एजुकेशन के आधार पर दो ही टाइप्स में बांट सकते हैं, एक होता है शिक्षित हो जाए, एक हो जाए शिक्षित और एक हो जाए अशिक्षित, एक एजुकेटेड अनएजुकेटेड जो रहे अशिक्षित। या तो मैं बोलूं कि भारत की जनसंख्या में कुछ गरीब हैं कुछ अमीर हैं, ऐसे भी बांट सकते हो। तो मतलब उनको क्या करते हैं अपन, इन आंकड़ों को उनके गुण की उपस्थिति के आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर, गुण की अनुपस्थिति प्रेजेंस एंड एब्सेंस। प्रेजेंट मतलब जिसमें देखो एजुकेशन के क्षेत्र में देखो जो शिक्षित है उसमें मतलब एजुकेशन प्रेजेंस है, और शिक्षित मतलब जिसमें एजुकेशन नहीं है। तो इस टाइप के डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं गुणों के आधार पर, मतलब उसकी क्वालिटी या के आधार पर ही डाटाओं को आप एकत्रित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। एक और दूसरा टाइप्स आपका होता है जिसको बोलते हैं कि आप रचना के आधार पर क्लासिफिकेशन करो, वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण करना है। वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जैसे देखो वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसे संख्यात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत उस सामग्री का वर्गीकरण किया जा सकता है जो कि संख्यात्मक रूप से एकत्रित की जा सकती है, मतलब अलग अलग सामग्री को एकत्रित किए। जैसे कि किसी ऑफिस में बहुत सारे लोगों का वेतन बोल दिए कि हाँ इतने कर्मचारियों की इतना वेतन, इतने कर्मचारियों की इतना वेतन। कई कुछ लोगों के हाइट की आप कंपेयर कर सकते हो, कुछ क्षेत्रफल कर सकते हो, भार का कर सकते हो, प्राप्तांक कर सकते हो, जो आपको प्राप्तांक मिलता हुआ है, रिजल्ट मिला हुआ है, उसको कर सकते हो। इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों के संख्यात्मक लक्षणों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। नॉर्मल सा बात है कि मैं बोला कि मतलब एक क्लास में मतलब ऐसा मान सकते हैं कि मतलब अलग अलग हाइट के बच्चे हैं, फिर हमने इंटरवल बना दिया, वर्ग अंतराल बना लिया कि 20 से 25 वेट की बात करते हैं कि 30 से 40 केजी के इतने बच्चे हैं, 40 से 50 केजी के इतने बच्चे हैं। ये ऐसे इंटरवल बांट के हम उन डाटा को अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल के आधार पर क्लासिफिकेशन। दिस is also called numerical classification. It classifies data that can be collected numerically such as salary, height, area, weight and marks. In these types of classification, classes are formed on the basis of numerical characteristic of the data. ठीक है, संख्यात्मक लक्षणों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। ये आपके दो टाइप्स होते हैं किसके, जब आपको डाटा को क्या करना है, डाटा को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करना है, ये दो टाइप्स के होते हैं। आप जैसे इन्हीं की बात कर लेते हैं कि जैसे कि मतलब इसी की बात करते हैं आगे कि इसमें डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे इसका इंटरवल बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि जैसे कि मान लो, चलो इसको समझते हैं सेकंड वाले को, जैसे इंटरवल बनाते हैं, ठीक है।
अब इधर हमने बोल दिया कि इधर प्राप्तांक ले लेते हैं, जो आपको मार्क्स मिले हैं इधर प्राप्तांक ले लेते हैं, इधर स्टूडेंट ले लेते हैं। देखो कैसे इंटरवल बनता है, स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि 10 से 20 के बीच जो नंबर पाए हैं स्टूडेंट 15 हैं, 20 से 30 के बीच जो स्टूडेंट है उनका नंबर है 20, मतलब 20 से 30 जो 10 से 20 का जो प्राप्तांक है 15 स्टूडेंट ने प्राप्त किया, 20 से 30 के बीच की जो प्राप्तांक है वो 20 स्टूडेंट ने प्राप्त किया, 30 से 40 के बीच का जो प्राप्तांक है मान लो 25 स्टूडेंट ने किया। इस टाइप के डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं कौन सा, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल के आधार पर डाटों का क्लासिफिकेशन। ऐसे बांटते हैं कि जैसे कि मान लो क्या लिखा हुआ है कि 0 से 10 से 20 के बीच 15 स्टूडेंट ने मार्क्स पाया, और 20 से 30 के बीच में 20 स्टूडेंट ने मार्क्स पाया, 30 से 40 के बीच में इतने स्टूडेंट ने मार्क्स को पाया। इस टाइप के अपन को क्या करते हैं, डाटा को एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो आज एक छोटा सा सेशन रखते हैं, लगभग आपका थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट हो गया। कल से अपन इसका मैथमेटिकल पार्ट्स करेंगे, जो जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, जरूर मेहनत करिए, यहाँ से क्वेश्चन आप फंसा ले जाओगे। हर बार क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के आते हैं, बट आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपन को कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अब देखो थ्योरी था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस बेस पे ला दिया, बट अपन मैथमेटिकल थोड़ा सा उसको अपने से ही करके चलेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए, मत सोचिएगा कि लिखा हुआ थ्योरी नहीं आती, इस चैप्टर से इस टॉपिक से थ्योरी ही आया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आपका जो भी समय बचा हुआ है यकीन मानिए उसमें भी अगर आप बहुत अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपकी सीरीज़ को चला रहे हैं, इस सीरीज़ को पूरी कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका टाइम बचा हुआ है उसमें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी, बट आप इसके साथ कंटिन्यू रहिए, लगातार बने रहिए, लगातार इन चीज़ों को देखिए। आपको अगर भरोसा नहीं होता कि हाँ इस चीज़ ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, तो आप जरूर प्रीवियस ईयर का 1-2 बार क्वेश्चन जरूर उठाइए। पिछले जितने भी साल का आपको पेपर मिलता है आप उठाइए कि क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं, और ये भी उठाइए कि क्या हम सिलेबस से कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, हर चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जैसे कि जो आने वाले अपडेट या नोटिफिकेशन रहें आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।